हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी नॉलेज हब और मैं हूं आपके साथ अश्वनी वर्मा। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि आज की क्लास में हम कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जनरेशन से मतलब हमारा ये है कि कंप्यूटर में समय समय के अकॉर्डिंग किस प्रकार परिवर्तन आए, यानी कि जब कंप्यूटर बने तो क्या उनकी एडवांटेजेस थी, क्या उनकी डिसएडवांटेजेस थी, और धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चेंजेस आए, और अभी के जो हमारी जनरेशन चल रही है उसमें किस टाइप के कंप्यूटर हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से कंप्यूटर में तब्दीलियां आई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन की। तो इसका जो टाइम पीरियड है गाइस, नोट कीजिएगा, वो माना जाता है अराउंड 1942 से 1954। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पर ये आपको एक आध साल आगे पीछे देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1942 से 1954 के आसपास माना जाता है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो होती थी वैक्यूम ट्यूब, है ना। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ हुआ करती थी। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वेरी एक्सपेंसिव, टू लार्ज, स्लो, पावर कंज्यूमिंग। मतलब इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के होते थे। और वर्किंग में अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी स्लो रहती थी और पावर बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पॉइंट है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ करते थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ हुआ करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का तो मतलब आप समझते ही होंगे सब लोग। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम एक तरह की प्रोसेसिंग को एक साथ एक ही बार में एक ग्रुप के रूप में, एक बैच के रूप में करवाते थे, तो उसे हम बोलते थे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्लास पढ़ानी है और हमारे पास 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसके दो दो बैच बना दिए हमने 30-30 स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने उन सभी स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया और एक का ग्रुप का नाम दे दिया ए और एक का नाम दे दिया बी। तो इस तरीके से हम प्रोसेसिंग को भी डिवाइड कर देते थे। साइंटिस्ट क्या करते थे कि जिस टाइप की वो प्रोसेसिंग करवाना चाहते थे उन सभी प्रोसेसिंग का एक साथ एक ग्रुप बना करके उसमें ग्रुप के रूप में प्रोसेसिंग करवाई जाती थी। इसे बोलते थे बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन के टाइम पीरियड में यूज़ हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि पंच कार्ड वर यूज्ड। पंच कार्ड टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी। तो पंच कार्ड के बारे में बता दूं कि हरमन होलायर्थ ने इसका इन्वेंशन किया था, आगे ही पॉइंट मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक टेप्स एंड पेपर टेप्स वर यूज्ड, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो पहले के टाइम में, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के टाइम में मैग्नेटिक टेप्स एंड पेपर टेप्स यूज़ हुआ करते थे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक टेप्स एंड पेपर टेप्स के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे आपने कैसेट देखी होंगी जिसमें रील होती थी, तो वो जो चीज़ है वो मैग्नेटिक टेप यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज वर यूज्ड। देखिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो हुआ करते थे उसमें कंप्यूटर को उसी की लैंग्वेज में समझाया जाता था, यानी कि जो डेटा इनपुट दिया जाता था, है ना, वो मशीन लैंग्वेज में ही हुआ करता था। देखिए, दो प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, मशीन लैंग्वेज एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें मशीन काम करती है। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको आप और हम समझते हैं। तो मशीन को समझाने के लिए मशीन की लैंग्वेज में ही हमें कंप्यूटर को इनपुट देना होता था ताकि कंप्यूटर उसे समझे और उस पर वर्क करे। तो मशीन लैंग्वेज जो तो होती थी वो हमारी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो इनियाक, यूनिवैक, ईडीवैक, IBM 650 और IBM 701 इसके एग्जांपल है। इन सब का फुल फॉर्म मैंने आगे दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज सेकेंड जनरेशन की।
तो सेकंड जनरेशन जो हमारी थी वो अराउंड 1952 टू 1964 मानी जाती है, 1952 से 1964 के आसपास की। और इस प्रकार की इस जनरेशन में हमारे ट्रांजिस्टर जो टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर होता था, एक मैग्नेटिक कोर यूज़ हुआ करता था। और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क जो थी, जैसे हार्ड डिस्क होती है, तो वैसी डिस्क जो थी वो सेकेंडरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप जो थे वो यूज़ हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस के मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड जनरेशन के टाइम में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो यूज़ किया जाने लगा। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूज़र एक साथ कई सारे प्रोग्राम, यानी कि यूज़र एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सेकंड जनरेशन के टाइम पीरियड के अंदर जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करते थे उसमें ये फैसिलिटी मिल गई थी कि हम एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, फॉर्ट्रेन एंड कोबोल वर इन्वेंटेड। सेकेंड जनरेशन के टाइम में फॉर्ट्रेन एंड कोबोल जो लैंग्वेज हैं उनका इन्वेंशन हुआ था। देखिए, फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और बनते हैं कि दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो उसका सही आंसर है फॉर्ट्रेन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज जो बिजनेस पर्पस के लिए बनाई गई थी उसका सही आंसर होगा कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगर हम सेकंड जनरेशन की एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स कंप्यूटर्स की बात करें, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं IBM 1620 एंड IBM 7094। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन जो थी वो मानी जाती है लगभग 1965 से 1971 के आसपास की। और इस जनरेशन की खास बात ये थी कि इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा IC का यूज़ होने लगा था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। तो IC का प्रयोग जो था वो थर्ड जनरेशन में किया जाने लगा था, इसीलिए कंप्यूटर के जो साइज़ थे वो काफ़ी हद तक जो थे वो कम हो गए थे, उनका साइज़ कम हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो इस टाइम के कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। देखिए, रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो क्लाइंट और सर्वर के बीच जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक अगर कुछ होता है तो नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने का काम करते हैं। देखिए, क्लाइंट होता है जैसे कोई मशीन है, ऐसा हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है जिसमें हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसे हम क्लाइंट कहते हैं। और जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने मशीन में तो उसका कनेक्शन एक सर्वर से होता है। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उस समय उसे हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो जब क्लाइंट का सर्वर से कनेक्शन होता है तो नेटवर्क में ट्रैफिक आता है, तो उसको कम करने का जो है वो रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग की। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें एक मशीन को एक समय में मल्टीपल यूज़र्स के बीच में हम शेयर कर सकते हैं। तो उस ज़माने के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें मल्टीपल जो यूज़र थे वो आपस में मशीन को शेयर कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि एक साथ एक समय में कई सारे प्रोग्राम को यूज़ कर पाना, कई सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ यूज़ कर पाना, जैसे कि मैंने पीछे आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि पास्कल, बेसिक एंड एल्गोल वर यूज्ड। पास्कल है बेसिक लैंग्वेज है, एल्गोल लैंग्वेज है, ये सब यूज़ हुआ करती थी थर्ड जनरेशन के टाइम पीरियड के अंदर। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो PDP यानी कि पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग, IBM 360 की जो सीरीज़ थी वो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं। नेक्स्ट गाइज फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन जो थी वो हमारी 1974 से 1990 के आसपास की मानी जाती है। और इसमें क्या था कि बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर IC का प्रयोग कंप्यूटर्स के अंदर किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रो कंप्यूटर्स और एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे यूज़ किया जाने लगा। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है कि
नेटवर्किंग का मतलब होता है यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना और डेटा को आपस में शेयर करना। तो फोर्थ जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ करते थे कंप्यूटर्स के अंदर, उसमें ये फैसिलिटी मिल गई थी कि हम एक कंप्यूटर को दूसरे और कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट कर सकते थे, नेटवर्किंग कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सी एंड सी प्लस प्लस इन्वेंटेड। देखिए सी लैंग्वेज का और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो इन्वेंशन हुआ वो फोर्थ जनरेशन के टाइम पीरियड में हुआ। सी लैंग्वेज के बारे में बता दूं कि 1972 में सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने इन्वेंट किया था और सी लैंग्वेज को हम मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि सुपर कंप्यूटर वर इन्वेंटेड लाइक क्रे 1, क्रे XMP। देखिए पहली बार जो सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ वो फोर्थ जनरेशन के टाइम पीरियड में हुआ ऐसा माना जाता है, जो कि क्रे 1 और क्रे XMP थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट यूज्ड इन पीसी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए इंटरनेट पहले यूज़ होता था लेकिन पर्सनल कंप्यूटर के लिए, यानी इंटरनेट जो कॉमन हुआ वो हुआ फोर्थ जनरेशन के टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो जनरेशन चल रही है अभी की, उसे हम फिफ्थ जनरेशन का नाम देते हैं। और फिफ्थ जनरेशन की सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग यहाँ पर कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जैसे इंसान काम करता है वैसे ही कंप्यूटर से काम करवाना, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसीज, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में आईसी का, अब तो केवल आईसी के प्रयोग से ही सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाती हैं, तो आईसी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है फिफ्थ जनरेशन के टाइम पीरियड में। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स यूज़ होती हैं और पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होना जिसमें कई सारी प्रोसेसिंग को एक ही समय में एक साथ करवाया जा सके, उसे हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज लाइक जावा, .NET, पाइथन, यानी कि फिफ्थ जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं वो हैं यहाँ पर जावा, .NET एंड पाइथन टाइप की, और भी बहुत सी लैंग्वेज हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गए, तो फिफ्थ जनरेशन के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए पहला पॉइंट है कि परम 8000 जो है वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया में ही बनाया गया था 1991 में, और जिन्होंने बनाया था वो थी कंपनी CDEC, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है प्रत्यूष एंड मिहिर आर द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6.8 पेटाफ्लॉप्स। देखिए भारत के अगर सबसे तेज़ चलने वाले सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रत्यूष एंड मिहिर का नाम आता है, जिनकी स्पीड अराउंड 6.8 पेटाफ्लॉप्स में नापी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डिफरेंस इंजन एंड फर्स्ट जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर वाज एनालिटिकल इंजन, बोथ आर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। यानी कि दुनिया का पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसका नाम था डिफरेंस इंजन, और दुनिया का पहला जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर जो था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और दोनों का ही जो इन्वेंशन किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि हर्मल होरायर्थ इन्वेंटेड पंच गार्ड इन 1890। अभी मैंने आपको बताया था कि पंच गार्ड जो थे उसका इन्वेंशन हर्मन होरायर्थ ने किया था, तो ये जो किया था वो किया था 1890 के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट बात करते हैं टेबुलेटिंग मशीन जो थी उसका भी इन्वेंशन हर्मन होरायर्थ ने किया था 1890 में। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वॉज हर्वर्ट्स मार्क 1 और IBM ASCC। देखिए पहला दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो थे वो हर्वर्ट्स मार्क 1 और IBM ASCC थे। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं Z1 की। Z1 क्या था? इट इज़ अ मशीन विच इन्वेंटेड बाय कोनार्ड ज्यूस इन 1936 टू 1938, यानी कि 1936 से 1938 के आसपास के टाइम पीरियड में Z1 मशीन जो कि एक पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, तो कोनार्ड ज्यूस ने उनका जो था आविष्कार किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ABC की। ये क्या है? ABC का फुल फॉर्म होता है गाइज एटनास ऑफ वेरी कंप्यूटर, और ये जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसको जॉन एटनासॉफ ने बनाया था 1939 से 1942 के आसपास के टाइम पीरियड के अंदर।
नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की गाइस के फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर वाज ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इन 1946। यानी कि ENIAC का जो आविष्कार हुआ था वो 1946 के अंदर हुआ था और ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था और फर्स्ट जनरेशन का ये हमारा कंप्यूटर था। नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर वाज यूनिवैक फर्स्ट। दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो था वो था यूनिवैक फर्स्ट। फुल फॉर्म है इसका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वाज EDVAC। देखिए दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो था वो था EDVAC और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटो कंप्यूटर। किसने इन्वेंट किया था? ये किया था वॉन न्यूमन ने 1952 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर जो था वो था ऑसबर्न 1 जिसका इन्वेंशन हुआ था 1981 में। देखिए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपको पता ही होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर हमारा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। तो होपफुली गाइस जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और मेरे मोबाइल पर कांटेक्ट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और लेकर के आऊँगा, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।